अगर भारत में वामपंथी दुष्प्रचार और कांग्रेसी नफरत का कोई सबसे बड़ा शिकार हुआ तो वो है वीर सावरकर। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की आवाज होने के कारण सावरकर वोट बैंक की राजनीति करने वालों के लिए घृणा का पात्र बन गए। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। अंग्रेज सावरकर से इतना डरते थे कि सावरकर को 50 साल की सजा दे दी, जो किसी भी अन्य क्रांतिकारी को नहीं दी। और वहीं कांग्रेस सावरकर से इतना डरती है कि उनको झूठ के मकर जाल में कैद करके रखना चाहती है, ताकि देश को गुमराह कर कभी आजादी के इस महानायक का सच आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया जाए। लेकिन समय आ गया है कि अब वामपंथियों द्वारा वीर सावरकर पर फैलाए गए झूठ के मायाजाल को जड़ से मिटाया जाए, ताकि पूरा देश सावरकर के बलिदानों और विचारों को जान सके। झूठ नंबर 1, सावरकर ने दी 2 नेशन थ्योरी। लच्छेदार अंग्रेजी में बात करने वाला थुरूर हो या लाल सलाम करने वाला कोई सड़क छाप छट्टू भैया वामपंथी एक शातिर प्रोपेगेंडा के तहत सावरकर को भारत विभाजन के सिद्धांत का जनक बता देते हैं, जिससे न केवल सावरकर बदनाम हो जाए बल्कि विभाजन के असल गुनहगार भी छिप जाए कि कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्थापक ही भारत विभाजन के विचार को देने वाला गद्दार था। पाकिस्तान जिन 3 नामों को अपना मसीहा मानता है, उसमें जिन्ना, इकबाल और सर सैयद अहमद खान सबसे ऊपर हैं। और कमाल की बात यह है कि 1857 में दिए गए अहमद खान के भारत को बांटने वाले विचार को 1883 में जन्मे सावरकर के ऊपर डाल दिया जाता है। झूठ नंबर 2, सावरकर ने मिलाया था मुस्लिम लीग से हाथ। कांग्रेस और उसके पिट्ठुओं द्वारा सावरकर की हिंदू महासभा पर सिंध और बंगाल में लीग के साथ सरकार चलाने पर छाती पीटी जाती है। मुस्लिम लीग के लिए हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी कानून पास करना मुश्किल हो जाए और हिंदू महासभा के लिए भी ऐसे प्रस्तावों का विरोध कर पाना आसान बन जाए। लेकिन जहां सावरकर हिंदुओं के जीवन की रक्षा करने के लिए अपने राजनीतिक जीवन को दांव पर लगाने को तैयार थे, वहीं कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद तुष्टीकरण में इस कदर डूब गई कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के 13 सदस्यों को शामिल कर लिया। यानी जिन्ना के जो साथी पाकिस्तान बनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे कर रहे थे, हजारों हिंदुओं को मार रहे थे, आजादी के बाद वही लोग कट्टरपंथी देश का संविधान लिखने में भूमिका निभा रहे थे। झूठ नंबर 3, क्षमा याचना के नाम पर सावरकर को किया बदनाम। अपने टुकड़ों पर पलने वाले लेखकों से इतिहास को लिखवाने वाले राज परिवार ने सावरकर को माफी वीर बताने का घिनौना खेल रच डाला। अंडमान में जिन सावरकर के साथ अंग्रेजों ने खतरनाक मानते हुए उनकी वर्दी पर डेंजरस लिख जानवरों जैसा सलूक किया, काले पानी की जिस जेल में जाने के बाद कई कैदी यातनाओं से बेहतर मौत को मानते थे और खुदकुशी कर लेते थे, वहाँ सावरकर न केवल खुद का बल्कि दूसरों का भी हौसला बढ़ाने का काम करते थे। वीर सावरकर को 2 आजीवन कारावास की सजा हुई थी। नेहरू को तो छोड़िए, ऐसी सजा किसी और क्रांतिकारी को नहीं मिली और काले पानी की जेल से भागने का कोई विकल्प ही नहीं था। इसलिए एक योजना के तहत जेल से बाहर आने के लिए सावरकर के कानूनी दांव पेचों का सहारा लिया गया। अंडमान में सावरकर की कैद लगभग 3580 दिनों की थी। सावरकर को उनके कारावास के दौरान गांधी, नेहरू और अन्य भारतीय बंदियों को दी गई बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था। सावरकर को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सावरकर मूलतः एक वकील थे, इसलिए उन्हें ब्रिटिश कानून का पूरा ज्ञान था। ऐसे में उसका फायदा न उठाना गलत होता। 5 अक्टूबर 1917 को अंग्रेजों को लिखे दया पत्र में सावरकर ने कहा था, सभी राजकैदियों को रिहा किया जाना चाहिए, भले ही मुझे इससे बाहर रखा जाए। अंग्रेजों के पिछलग्गू बनकर खुद को आजादी की लड़ाई का मसीहा बताने वाले कहीं वीर सावरकर के सामने बोने न पड़ जाए, इसलिए ये साजिश रची गई। सावरकर को माफीनामा लिखने वाला बताकर जेल में भी लग्जरी जीवन जीने वाले शान से किताबें पढ़ने और लिखने वाले नेहरू को आजादी का महानायक बना दिया।